पाकिस्तान प्रायोजित मुंबई के आतंकी हमलों को आज 16 साल हो चुके हैं, लेकिन वो 60 घंटों तक चला ऑपरेशन हर किसी के दिमाग में आज भी उसी तरह से बना हुआ है। इस हमले में मगर दो नाम सबसे महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान और कांग्रेस। भारत में उस दौर को बीते हुए भी अभी एक लंबा अरसा हो गया है जब हर दूसरे दिन अखबार के पहले पन्ने पर आतंकी हमलों की खबरें हुआ करती थी। हालांकि मुंबई हमलों के बाद पुलवामा में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान के आतंकी अपने इरादों में जरूर कामयाब हुए थे, मगर इसका बदला मोदी सरकार ने 12 दिनों के भीतर ही ले लिया था। हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर बालाकोट में आतंकवादियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की और उन्हें ध्वस्त कर दिया था। बलिदानियों के बलिदान की तो भरपाई नहीं की जा सकती है, मगर अब देश का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं है। जैसे मुंबई हमलों के बाद मनमोहन सिंह की सरकार को यह तक पता नहीं था कि आखिर अब क्या कदम उठाया जाना चाहिए। उस वक्त कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी दिल्ली से ही लगे हुए एक इलाके में, वहां पे फार्म हाउस था, वहां पे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल गए थे। पूर्व कैबिनेट सचिव के.एम. चंद्रशेखर ने अपनी किताब एज गुड एज माई वर्ड में लिखा था कि मुंबई हमले के बाद यूपीए सरकार में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी और सरकार कोई भी फैसला लेने में असमर्थ थी। उन्हें कोई कदम उठाने के बाद राजनीतिक अस्थिरता का भी भय सता रहा था। जो बात बहुत कम चर्चा में रहती है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वास्तव में 26/11 के आतंकी हमलों से निपटने को लेकर के खुद को बधाई भी दी थी और साल 2009 के चुनाव में उसी के आधार पर लोगों से वोट तक मांगने का साहस किया था। कांग्रेस के नेता तो इस मामले में मानो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी कर रहे थे कि देखो आखिर आतंकी हमले में, मुंबई के जो हमले थे उनमें सबसे ज्यादा घटिया स्टैंड कौन ले पाता है, कौन अपने नंबर बढ़ा पाता है कांग्रेस की आला कमान की नजरों में। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह तो मुंबई हमलों को आरएसएस की साजिश बताने वाली पुस्तकों का विमोचन कर रहे थे और शायद वे ये साबित करने में सफल भी रहते कि मुंबई हमले हिंदुओं की ही साजिश थी, वरना हाथ में कलावा लेकर लोगों को निशाना बनाने वाला अजमल कसाब तो आया ही इसी तैयारी में था कि इस हमले के बाद आसानी से हिंदुओं को आतंकवादी साबित कर दिया जाएगा और इस नैरेटिव निर्माण में कांग्रेस उनकी पूरी मदद कर रही थी। संपूर्ण हिंदू समाज बलिदानी तुकाराम ओमले का आभारी है जिन्होंने अपना बलिदान देकर आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा और सारी दुनिया के सामने उसकी नकली हिंदू वाली पहचान को सामने रखा था। मुंबई हमले में 160 लोग मारे गए थे, जबकि हमले में शामिल 10 आतंकियों में से 9 को पुलिस ने मार गिराया था। इनमें से एक अजमल कसाब भी था। कसाब ने बाद में कबूल किया था कि उन्होंने 5000 लोगों को मारने की योजना बनाई थी और इस योजना के साथ वो पाकिस्तान से भारत आए थे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी किताब में यह बात बताई है कि अगर अजमल कसाब पकड़ा न जाता तो वो बंगलुरु का समीर चौधरी बनकर के ही मारा जाता। तुकाराम ओमले नहीं होते तो कांग्रेस ने 26/11 को हिंदू आतंकवाद बताने की और साबित करने की पूरी तैयारी कर ली थी। कसाब के हाथ में कलावा तो था ही, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हाथ में 26/11 को हिंदू आतंक बताने वाली किताब भी थी। दोनों घटनाओं को जोड़ करके देखिए तो आप समझ जाएंगे कि मुंबई हमलों का ज्यादा बड़ा अपराधी कौन था। इस आतंकी हमले में हिंदुओं को दोषी ठहराने की साजिश के बारे में 26/11 मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम ने मारिया का समर्थन करते हुए कहा था कि आईडी में हिंदू नाम थे और सिर्फ कसाब ही नहीं बल्कि 10 आरोपियों के पास 10 फर्जी आईडी थी। ये बयान खुद कसाब ने भी मुंबई कोर्ट में दिया था। ये तो थी राजनीतिक गिद्धों की बात। अब हमलों में मीडिया का चेहरा भी सभी को याद रखना चाहिए। मुंबई हमले के लाइव प्रसारण ने पाकिस्तानियों की जमकर मदद की और ताज होटल में कैद लोगों की जान खतरे में डाली गई। एक क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल रहती है जिसमें बरखा दत्त ये कहती हुई सुनी जा सकती हैं कि मैंने होटल के अंदर मौजूद एक शख्स से फोन पर बात की है, वह 19वें फ्लोर पर हैं। उन्होंने मुझे कंफर्म किया है कि होटल के भीतर पिछले 15 मिनट में ग्रेनेड धमाके हुए हैं। Vishnu, I've been talking to some people inside the hotel. I've managed to make a phone call to somebody who's staying on the 19th floor. He has confirmed to me that a grenade explosion has taken place within the hotel in the last 15 minutes. In the last 15 minutes. बरखा दत्त हमले और बचाव कार्य के वक्त हर फ्लोर की सूचना टीवी चैनल से लाइव दे रही थी। कितने आतंकी बच्चे हैं वो भी दुनिया को पता चल रहा था और बरखा बताती हैं कि आतंकी कहां-कहां ग्रेनेड फेंक रहे थे। एनएसजी कमांडो और सेना के कमांडो कहां से एंट्री कर रहे हैं, वो ये सब जानकारी अपनी कवरेज से दे रही थी। किसे दे रही थी इसका अंदाजा आप अपने अपने अनुसार लगा लीजिए। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद तो बाकायदा ये भी बताता था कि वो बरखा दत्त को देख रहा था। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ बहुत बरखा दत्त जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, ये मीडिया में प्रसारित होने वाली खबरें ही थी जिससे आतंकवादियों को पता चल रहा था कि ओबराय होटल और इजरायली चबाड़ हाउस की छतों पर हेलीकॉप्टर उतारने के प्रयास किए जा रहे थे। आतंकवादियों को सुरक्षा बलों के हर एक्शन की खबर मिल रही थी। जब सरकार
सरकार को बड़ी मुश्किल से यह पता चला कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के माई बाप न्यूज चैनल देख करके आतंकवादियों को निर्देश दे रहे हैं, तब चैनल के लाइव प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 के आतंकवादी हमलों पर एक सुनवाई के दौरान लाइव कवरेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लताड़ भी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा करके भारतीय टीवी चैनलों ने राष्ट्रीय हित को भी किनारे रख दिया था। इन सभी बातों को याद रखना चाहिए, इसलिए भी इन्हें याद रखना आवश्यक है क्योंकि मुंबई हमलों में हिंदुओं को आतंकी के रूप में पेश करने की पाकिस्तान की साजिश में उनका सहयोग करने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया था। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ साथ आज कांग्रेस भी अपनी मौत स्वयं ही मरती जा रही है। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।